चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर नंबर 7 देखें, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस मतलब सिंपल अगर कहो तो नज़ारे, भारत के नज़ारे। यहाँ पर इस चैप्टर में इंडिया के 3 अलग अलग पार्ट्स के बारे में दिया हुआ है और उनके हर एक पार्ट की अलग अलग स्पेशलिटी बताई गई है। जिनमें से सबसे पहला पार्ट अगर देखें ना, तो पहला पार्ट आता है हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के बारे में है। आपको पता है गोवा में पहले के टाइम में पोर्टुगीज़ पीपल का राज चलता था। आज़ादी से पहले वहाँ पर कौन थे? पोर्टुगीज़ पीपल। और काफ़ी सालों तक, ब्रिटिशर्स से भी ज़्यादा टाइम जो है वो पोर्टुगीज़ पीपल वहाँ पर रहे थे। और इसकी वजह से वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर, वहाँ का ऑलमोस्ट कल्चर वो पोर्टुगीज़ पीपल के हिसाब से है। आज भी वहाँ पर जो चर्च बने हुए हैं, जो वहाँ के नज़ारे बने हुए हैं, वो पोर्टुगीज़ स्टाइल में बने हुए हैं। सही बात है ना। और उस टाइम जो है वो वहाँ पर खाने पीने की अगर बात करें तो एक चीज़ वहाँ पे बहुत फेमस थी, जिसे कहते थे लोव्स। लोव्स कहते थे। आज के टाइम में आप लोग ब्रेड खाते हो ना, वो स्क्वायर ब्रेड्स आती है ना, ठीक है ना, स्क्वायर पीसीस होते हैं उसमें। पहले ऐसे पीसीस नहीं आते थे, पहले एक लंबी सी ब्रेड आती थी जिसे लोव्स कहते थे, जिसे आज जो है वो टुकड़े करके देते हैं। आज भी वो लंबी ब्रेड मिलती है काफ़ी जगह पर, नहीं, रेक्टेंगुलर शेप में लंबी सी ब्रेड आती है, ठीक है, जिसे पूरा लोव कहा जाता था। अब के टाइम में उस लंबी ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े करके आपको दे देते हैं, पीसेस करके दे देते हैं, बराबर ना। आप जैसे ब्रेड का बाहर एक पैकेट खरीदने जाते हो, उसमें 25-30 पीसेस होते हैं ना ब्रेड्स के। इमेजिन करो कि वो 25-30 पीसेस जो है वो पूरा एक साथ जुड़ा हुआ और एक लंबा सा ब्रेड बनता है और रेक्टेंगुलर शेप में, तो उसे लोव्स कहते हैं। और उस वक्त गोवा में वो लोव्स बहुत फेमस थे। आज के टाइम में चलो वो कम हो चुके हैं वहाँ पर भी, लेकिन उस वक्त बहुत फेमस हैं। लेकिन वो तो फेमस थे ही, खासकर उन्हें बनाने वाले फेमस थे, जो बेकर कहलाते थे। जो पॉइंट का नाम ही है ना, बेकर फ्रॉम गोवा, वो बेकर बहुत ही फेमस थे उस वक्त। आज वो बेकर बहुत कम हो चुके हैं। पहले के टाइम में बेकर कैसे होते थे? तो गोवा में मेन बिजनेस, मेन वर्किंग ही जो है वो, मेन ऑक्यूपेशन ही जो है वो बेकिंग का होता था। ऑलमोस्ट हर एक घर में, या एक घर छोड़कर एक घर, हर एक घर में जो है वो ऐसी बेकरी बनी हुई होती थी। ऐसे फर्नेसेस वहाँ पर लगे हुए होते थे, बराबर ना। हर एक घर में फर्नेसेस होते थे कि जहाँ पर ऐसे लोव्स बनते थे, बराबर। और क्या कह सकते हैं कि हर फैमिली में से कोई ना कोई एक बंदा तो ऐसा होता ही था जो ये बिज़नेस में जुड़ा हुआ हो। उस वक्त ये जो बेकर होते थे ना, ये लोव्स बनाने वाले बेकर, उन्हें पहले जो है वो पैडर के नाम से पहचानते थे। क्या कहते थे उन्हें? पैडर कहते थे, बराबर। आज वो चीज़ें वहाँ गोवा में कम हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी है। आज भी वहाँ गोवा में जाओ तो ऐसे फर्नेसेस देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसी भट्टियाँ देखने को मिलती है जहाँ पर ये ब्रेड बनती है ना, जहाँ पर ये लोव्स बनते हैं। आज भी वहाँ पर ये बेकर या पैडर वो बहुत फेमस है। और ये कैसे तैयार करते थे? तो आज के टाइम में एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। आज के टाइम में आप लोगों को ध्यान होगा ना कि हर घर घर जो है वो दूध वाला आता है, हर घर घर में दूध देकर जाता है। ध्यान होगा ना कि हर घर में आता है वो अपनी गाड़ी लेकर, और घर घर दूध लेने आता है, दूध देने आता है। उसी तरह से उस वक्त जो है वो ये लोव्स बेचने के लिए, या कहो ये ब्रेड बेचने के लिए घर घर जो है वो लोग आते थे। जैसे अभी दूध वाला आता है ना, उस वक्त साइकिल पर, गाड़ी पर, कोई जो है वो ये हाथ में ही लेकर वो घर घर बांटने के लिए निकलते थे। और हर घर में फिक्स होता था, कोई घर ऐसा नहीं था या कोई दिन ऐसा नहीं था कि जहाँ वहाँ गोवा में जो है वो ये लोव्स ना खाए जाते हो। वहाँ का मेन खाना ये था, बराबर ना, मेन खाना ही ये था। और क्या कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर कैसे कि जैसे ही सुबह होती ना, तो साइकिल पर या अपनी गाड़ी पर ये बेकर जो है वो बेचने के लिए निकल पड़ते, ये लोव्स बेचने निकल पड़ते। और कोई भी गली में जाते ना, तो उनकी साइकिल या गाड़ी पर जो है वो बाम्बू स्टिक्स लगी हुई होती, बाम्बू स्टिक्स, लकड़ियाँ लगी हुई होती, और उन लकड़ियों से वो आवाज़ करते रहते। आज के टाइम में जैसे बैल आती है ना, घंटी आती है, जैसे कि कोई भी साइकिल वाला निकलता है या फिर दूध वाला आता है तो वो घंटी बजाता है या हॉर्न बजाता है या कुछ भी। उस वक्त वो जो बेकर होते हैं ना, वो बेकर उस लकड़ियों से आवाज़ करते, और वो इस तरह से आवाज़ होती थी उनकी, जंग जंग करते, इस तरह से आवाज़ आती थी कि भाई पूरा मोहल्ला, हर एक घर जो है वो समझ जाता था कि हाँ भाई बाहर बेकर आया हुआ है।
है ना, बेकर या पैडर कहते हैं उसे, कि भाई बाहर पैडर आया हुआ है। और हर कोई अपने घर के बाहर निकल आता उनसे ब्रेड खरीदने के लिए, बराबर। यहाँ पे जो राइटर हैं वो राइटर भी अपनी एक याद बताते हैं कि बचपन में उन्हें भी जो है वो ये बेकर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था उनका। भाई उनके घर के बाहर जो बेकर आता था ना रोज़ ये ब्रेड बेचने के लिए, उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था कि रोज़ सुबह जैसे ही जो है वो आवाज़ सुनते ना तो उसकी आवाज़ से इनकी नींद खुल जाती थी राइटर की। वो ब्रश भी नहीं करते और बाहर की तरफ दौड़ जाते, उस बेकर के पास दौड़ते, ब्रेड खरीदने के लिए नहीं। भाई ब्रेड खरीदने के लिए तो उनके घर में सर्वेंट थे, भाई वो तो ब्रेड खरीद कर घर में रख देते। लेकिन राइटर क्यों जाते थे? तो राइटर इसलिए जाते थे क्योंकि वो बेकर जो है वो अपने साथ ब्रेड की कुछ स्टिक्स रखता। मतलब समझो ऐसी चीज़ें कि आज के टाइम में अगर आप समझो तो जैसे आप ब्रेड खाते हो ना स्क्वायर, तो उसमें आपको ध्यान होगा उसकी बॉर्डर होती है ना, ब्राउन ऑरेंज कलर की जो है वो बॉर्डर होती है। कितनी बार ऐसे करते हैं कि उस बॉर्डर को हटा देते हैं, फिर बीच की वाइट कलर की खाली ब्रेड बनाते हैं, उसका सैंडविच वगैरह बनाते हैं। ऐसा तैयार करते हैं ना काफ़ी लोग, बराबर ना। उस बॉर्डर को हटा देते हैं, वो बॉर्डर वो जो है वो एक तरह की ब्रेड स्टिक्स कहलाती, बराबर। तो जो राइटर थे ना, तो उन राइटर को ब्रेड जो है वो लेने का क्या कह सकते हैं एक्साइटमेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही सुबह वो बेकर की गाड़ी की आवाज़ सुनते ना तो दौड़ के बाहर निकल जाते ये स्टिक्स लेने के लिए। उन्हें ये स्टिक्स खाने में बहुत मज़ा आता था, बराबर। ये राइटर जो है वो आज याद करते हैं, आज बड़े हो चुके हैं और अपने बचपन की बातें वो याद कर रहे हैं कि आज गोवा में जो है वो ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन उस वक्त ये चीज़ें बहुत फेमस थी और आज भी है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो है वो ब्रेड की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, वहाँ पर भी आज भी जो है वो लोव्स ब्रेड हर जगह पर खाया जाता है, बराबर ना। कि दिन में अगर आप 3 बार खाना खाते हो तो तीनों बार जो है वो लोव्स का इंक्लूड होता ही होता है, बराबर ना। ये ब्रेड इंक्लूड होती ही है। भले सुबह चाय के साथ भी हो तो कितनी जगह पर जो है वो चाय के साथ भी ये ब्रेड खाई जाती है, ये लोव्स खाए जाते हैं, बराबर ना। और पहले के टाइम में तो कोई सेलिब्रेशंस वगैरह होते ना, कोई जो है वो घर में फंक्शन होता, कोई सेलिब्रेशन होता, तब उस वक्त भी ये लोव्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता था। पहले के टाइम में तो ऐसा मानते थे कि शादी के टाइम में भी जो है वो कोई भी मीठी चीज़ें बनाते ना तो भी इन लोव्स से ही बनाते, है ना। कोई मिठाई वगैरह बनाते, या एक तरह की वहाँ के गोवा की स्पेशलिटी है जिसे बॉल कहते, बॉल एक तरह की स्वीट डिश है, बराबर ना। वो डिश भी किससे बनती थी? इससे बनती है, आज भी वहाँ पर बनती है ये। इनके अलावा सैंडविच बनाना हो, केक बनाना हो, बराबर ना, या बॉल हिन्स बनाना हो, छोटे छोटे बॉल के बॉल हिन्स बनाते, तो ये सब चीज़ें वो वहाँ पर इन लोव्स के थ्रू ही बनाई जाती थी, बराबर। यहाँ तक कि गोवा में तो ये कल्चर है, आज भी काफ़ी जगह पर वो कल्चर है कि गोवा में जब कोई लड़की की शादी होती ना तब जो है वो लड़की की मदर जो है वो लड़की को लोव्स देती गिफ्ट में, ये ब्रेड गिफ्ट में देती, जैसे कि भाई जो है वो मुंह मीठा करवाने के लिए। ये वहाँ का कल्चर है। तो आप सोचो कि भाई वहाँ पर जो है वो ये ब्रेड कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर ब्रेड इतनी इम्पोर्टेंट है तो उसे बनाने वाले भी कितने इम्पोर्टेंट होते होंगे, बराबर ना। वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन ही वही। तो ये जो पैडर होते हैं ना या जो बेकर होते हैं ना, तो उनकी जो है वो इम्पोर्टेंस पूरी सोसाइटी में बहुत होती। सोसाइटी में सब लोग उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करते कि यार इतना बड़ा ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, भाई बेकिंग का ऑक्यूपेशन है, भाई उस टाइम का सबसे मेन ऑक्यूपेशन ये माना जाता था, बराबर। और वो जो होते हैं ना बेकर, वो बेकर एक स्पेशल टाइप की ड्रेस भी पहनते थे, जिस ड्रेस को कहते हैं कबाई, जिसे क्या नाम देते? कबाई नाम की ड्रेस पहनते थे। ये कबाई क्या होता? तो एक तरह का जो है वो लंबा फ्रॉक जैसा आता, घुटनों तक जो है वो लंबा सा फ्रॉक जैसा आता। आज के टाइम में अगर आपको बताऊँ ना तो वो शायद आपने देखा हो कि कहीं पर कोई बेकरी वगैरह होती है ना, तो वहाँ बेकरी पे नहीं वो कुक जैसा जो है वो एक ड्रेस पहन कर बैठते हैं, वाइट कलर का कुक जैसा ड्रेस, कि जिसमें जो है वो घुटनों तक उसकी ड्रेस होती है, कमर पर एक पट्टा बंधा हुआ होता है, ऊपर एक टोपी होती है ना। हम लोग आज के टाइम में उसे कुक जैसा जो है वो ड्रेस कहते हैं उसे। तो ये उस टाइम जो है वो बेकर ऐसा पहनते थे, जिसे कबाई कहते थे। और बेकर कैसे काम करता था? तो जैसे मैंने बताया ना कि भाई आज के टाइम में जैसे दूध वाला निकलता है, पहले के टाइम में ऐसे बेकर निकलते थे। और वो बेकर जो है वो हर घर में अपनी ब्रेड देते,
और हमेशा महीने के एंड में जो है वो सबसे पैसे लेने आते थे। आज के टाइम में दूध वाला ऐसा करता है ना, पूरा महीना जो है वो दूध दे के जाते हैं, फिर महीने के एंड में एक साथ पैसे लेते थे। तो उस वक्त बेकर भी यही काम करते थे, बराबर ना। और उस वक्त जो है वो ये बेकर का वर्क वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता। पहले के टाइम में ऐसे कहते थे कि जो बेकर होते हैं ना भाई, वो और उनकी फैमिली वो कभी भी भूखे नहीं मरती, वो जो है वो सबसे रिच फैमिलीज़ में से मानी जाती। आज के टाइम में भी गोवा में अगर जाओ ना तो रिच फैमिलीज़ में से बेकिंग की फैमिली, मतलब जो बेकर की फैमिली है, बेकिंग करने वाली, वही जो है वो सबसे रिच फैमिली मानी जाती। और दिखने में भी दूर से देखकर ही जो है उन लोगों को पता चलता कि ये बेकर होगा, क्योंकि उनकी बॉडी कैसी होती, तो हेल्दी जो है वो उनकी बॉडी होती कि एकदम फैट थोड़े दिखते, बराबर। और हमेशा जो है वो मस्ती में रहते थे, तो उन्हें देखकर ही दूर से पता चल जाता था कि हाँ ये ज़रूर कोई ना कोई जो है वो बेकर होगा, ठीक है ना। तो गोवा में ये बेकिंग का कह सकते हैं कि बिज़नेस वो बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है चैप्टर का, वो है कुर्ग सिटी। कुर्ग एक छोटा सा हिल स्टेशन है, साउथ में जो है वो मैंगलोर और मैसूर के बीच में आया हुआ ये क्या कह सकते हैं छोटा सा हिल स्टेशन है। स्टेट अगर कहो तो ये कर्नाटक स्टेट में आता है, कुर्ग कर्नाटक स्टेट में आता है। और कर्नाटक स्टेट का सबसे छोटा सिटी है ये, सबसे छोटा सिटी, लेकिन सबसे सुंदर। ये इतना सुंदर है कि लोग इसके बारे में तो ये कहते हैं कि ये ज़रूर गॉड के किंगडम में से आया है। मतलब कहते हैं ना कि भाई भगवान के जैसे जो है वो कोई शहर बनाया हुआ है, इतना सुंदर ये शहर बनाया हुआ है, बराबर। और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी वैसा ही, वहाँ पर हर जगह पर हरे भरे जंगल हैं, वहाँ पर जो है वो मसाले बनाए जाते हैं। और सबसे फेमस जो कुर्ग है वो है उसकी कॉफ़ी के लिए। पूरी इंडिया में कुर्ग वो किसके लिए फ़ेमस है, कॉफ़ी के लिए फ़ेमस है। जैसे पहले गोवा के बारे में समझा आपने कि गोवा अपने लोव्स के लिए, अपनी ब्रेड के लिए फ़ेमस है, वैसे ही ये कुर्ग वो अपनी कॉफ़ी के लिए फ़ेमस है। वहाँ पे अगर आप जाओ ना, आज के टाइम में भी इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी वहाँ पर बनाई जाती है, कुर्ग में। आप लोग आज भी वहाँ पे जाओ ना तो उस सिटी में एंटर होते ही जो है वो आपको फ़ील हो जाएगा कि आप कोई एक नई जगह पर आ चुके हो, एकदम जो है वो अलग एटमॉस्फेयर। और वहाँ पे कहीं पर भी जाओ, कुर्ग की ये स्पेशलिटी है, आप कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी घर में, कोई भी रास्ते पर, कोई भी गली में, वहाँ हर जगह आपको कॉफ़ी की खुशबू आती रहेगी। वहाँ पर इतने सारे कॉफ़ी के गार्डन्स हैं, इतने सारे कॉफ़ी के प्लांटेशंस हैं कि आप कहीं पर भी चले जाओ ना तो वहाँ पर हर जगह पर आपको कॉफ़ी की खुशबू आती रहती है। कोई प्लेस वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर कॉफ़ी की खुशबू ना आती हो। कहते हैं ना भाई, वहाँ की हवा में जैसे कॉफ़ी बनी हुई है, बराबर। वहाँ पे जाने का अगर मेन टाइमिंग कहें ना तो कहते हैं सितंबर और मार्च मंथ होता है और सितंबर मंथ होता है। ये दोनों वो वहाँ का सबसे अच्छा टाइमिंग है वहाँ कुर्ग सिटी जाने का, क्योंकि उस वक्त जो है वो एटमॉस्फेयर सबसे अच्छा होता है वहाँ पर। अब कुर्ग में जो रहने वाले लोग हैं ना उन्हें कुर्गी पीपल कहते हैं, कुर्गी पीपल। इनके ओरिजिन के बारे में हिस्ट्री में कहा जाता है कि ये कुर्गी पीपल या तो मिस्र जो है वो कंट्री के, या तो अरब कंट्री के हैं। मतलब कहो कि या तो इजिप्ट कंट्री के या तो अरब कंट्री के हैं, ऐसे माना जाता है। क्योंकि इनका पहनावा भी वैसा ही था, जो इजिप्ट के लोग या तो अरबी लोग जो ऐसे पहनते थे वैसा इनका पहनावा था। ये कुर्गी पीपल के बारे में एक ऐसी जो है वो कहानी मानी जाती है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो माने जाते थे ना सबसे बड़े राजा, जो पूरी दुनिया जीतने के लिए निकले थे, तो कहते हैं वो जब इंडिया की तरफ आए थे ना तब उसमें उनकी मिलिट्री का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आए थे कुर्ग में, बराबर। और यहाँ पर कुछ दिनों तक रहे थे, लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो यहाँ से वापस जा पाए नहीं, बराबर ना। अलेक्जेंडर के सैनिक जो थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके जो सैनिक थे वो कुछ सैनिक यहाँ कुर्ग सिटी में पहुँचे थे, लेकिन यहाँ से वापस निकल नहीं पाए। उस वक्त तो कोई भी सिचुएशन या कुछ भी हुआ होगा, वो नहीं निकल पाए। और धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बनती गई कि वो उस कुर्ग सिटी में ही रह गए। फिर उन लोगों ने वो जो है वो इजिप्ट या अरब कंट्रीज से वो आए हुए थे, फिर ये लोगों ने जो है वो वहीं पर ही रहना शुरू कर दिया। वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन लोकल पीपल के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया, वहाँ का कल्चर सीख लिया, वहाँ के लोगों से जो है वो शादी की उन्होंने, बराबर।
और धीरे धीरे क्या कह सकते हैं कि वहीं के साथ ही वो भी उनके जैसे बन गए। तो इसलिए कहते हैं कि जो कुर्ग पीपल का ओरिजिन है ना, वो ओरिजिन इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर का है, बराबर। कुर्ग पीपल जो है वो एक स्पेशल टाइप की ड्रेस पहनते जिसे कोडवा कहते, कोडवा। ये ड्रेस कैसे होती, तो एक लंबा काला कोट होता है ना, एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट होता, जिस कोट को जो है वो कूपिया कहते थे, कूपिया, बराबर। और इसके अलावा जो है वो जैसे अरबी स्टाइल में जैसे पहनते ना, आपने अरब लोगों की ड्रेस देखी होगी, नहीं हो ना तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये ड्रेस दी गई है, कुर्गी पीपल का एक फ़ोटो दिया हुआ है उसमें, कि जिसमें लंबी सी जो है वो ड्रेस है, कि जिस ड्रेस में फिर कमर पर जो है वो एक पट्टी जैसा बांधा जाता था और सिर पर एक छोटी सी टोपी पहनते। ये पूरी ड्रेस जो है वो कोडवा के नाम से पहचानते थे, बराबर। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि कुर्ग फेमस है किसके लिए, तो भाई अपनी कॉफ़ी के लिए। और दूसरा फेमस है वो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए और अपनी ब्रेवरी के लिए। कुर्ग सिटी वो कैसे फेमस है, तो अपनी हॉस्पिटैलिटी और जो है वो अपनी ब्रेवरी के लिए। एक हॉस्पिटैलिटी के लिए, हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या, कि लोगों का आदर सत्कार करना। कोई अगर हमारे घर पे आता हो मेहमान, तो उसका जैसे हम लोग वेलकम करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, ये एक तरह की हॉस्पिटैलिटी कहलाती है। और कुर्ग इसके लिए बहुत फेमस है, बराबर ना। वहाँ पे जाओ तो वहाँ के लोग जो है वो बहुत ही काइंड नेचर के, बहुत ही जो है वो क्या कह सकते हैं, जल्दी से हिल मिल जाए ऐसे नेचर के वहाँ के लोग हैं। और दूसरे कुर्ग के लोग या कुर्गी पीपल वो फेमस है अपनी ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के लिए। ऐसे कहते हैं कि हमारे इंडियन मिलिट्री में जो क्या कह सकते हैं, जो सैनिक वहाँ पर जाते हैं ना, उनमें से काफ़ी लोग वो कुर्गी पीपल होते हैं। मतलब कुर्गी पीपल वो ऑलमोस्ट हमारी सेना में भर्ती होते हैं, क्योंकि वो इतने बहादुर हैं। हमारे इंडिया को जब आज़ादी मिली थी, जब आज़ादी मिली, हमारे इंडिया की अपनी सेना बनी जब, तब उस वक्त इंडिया के पहले आर्मी चीफ जनरल थे ना, वो भी जो है वो कुर्गी पीपल ही थे, जिनका नाम था करियप्पा कुर्गी। करियप्पा कुर्गी मतलब हमारी इंडिया को जब आज़ादी मिली तब सेना के पहले चीफ जनरल वो भी ये कुर्ग पीपल के ही थे, बराबर ना। और दूसरा, पूरी इंडिया में ये कुर्गी पीपल ही ऐसे हैं, मतलब जो ये कुर्गी पीपल, जो यहाँ के रहने वाले लोग ही ऐसे हैं कि जिन्हें बिना लाइसेंस के भी हथियार रखने का अलाउ है, बराबर ना। बिना लाइसेंस के भी ये लोग हथियार रख सकते हैं, ये सिर्फ इनको ही अलाउ है, क्योंकि इनकी जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई इनकी कास्ट या ये कुर्गी पीपल जो है वो अपनी बहादुरी के लिए, अपने नेचर के लिए बहुत फेमस है, बराबर। दूसरा, कुर्ग सिटी वो अपना एटमॉस्फेयर के लिए फेमस है। ये एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन मतलब जैसे आपको पता है ना भाई, पहाड़ों के ऊपर आया हुआ है, और वहाँ पर जो पहाड़ हैं, जो वहाँ पर जंगल हैं, उनके आसपास एक छोटी सी नदी, कावेरी नदी वहाँ से निकलती है। वहाँ से जो पानी बनता है वो पूरा पानी जो है वो कावेरी नदी को मिलता है वहाँ पर। दूसरा कि इस नदी में जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी मछली, जिसे जो है वो महासिर कहते हैं, वो महासिर फिश, वो भी जो है वो इसी जगह पर देखने को मिलती है, कुर्ग सिटी में। इनके अलावा दूसरे एनिमल्स, दूसरे बर्ड्स, स्क्विरल्स, मंकीज़ जिसे लंगूर कहते हैं वहाँ पर, बराबर ना, अलग अलग तरह के बर्ड्स, बीज जो मधुमक्खियाँ होती ना, इनके अलावा बटरफ्लाइज, ये पूरा इतना अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पर तैयार करते हैं कि लोग वहाँ पर जाकर बहुत खुश हो जाते। और दूसरी, वहाँ की स्पेशलिस्ट, वहाँ के टूरिस्ट के लिए स्पेशलिस्ट होती, वो स्पेशलिस्ट ऐसी होती कि वहाँ पर जो भी एलिफेंट्स होते ना, एलिफेंट वहाँ पर होते ना, वो एलिफेंट लोगों को नहलाते। वहाँ पे टूरिस्ट के लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन है कि अगर आप कभी वहाँ पर जाओ ना, तो वहाँ पर एक स्पेशल वहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है कि जहाँ पर हाथी खड़े हुए होते हैं अपने महावत के साथ, अपने राइडर के साथ, वहाँ पर हाथी खड़े हुए होते हैं, और वो हाथी जो है वो अपनी सूंड में पानी भरकर लोगों को नहलाते हैं, और लोग जो है वो इसका मज़ा लेते हैं। आप इमेजिन करो कि आप अगर वहाँ पे जाओ और हाथी के नीचे नहाने का मौका मिले तो, और ये मौका वहाँ देखने को मिलता है कुर्ग में, बराबर। कुर्ग के पास में ही जो है वो ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंजेस है वहाँ पर, कि इस रेंजेस पर अगर जाओ ना, इस माउंटेन पर चढ़ो, कुर्ग के पास का ये माउंटेन है कि जहाँ पर पूरी कुर्ग सिटी एक साथ देखने को मिलती है। और दूसरा, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक जो है वो आया हुआ
क्या कह सकते हैं, छोटे छोटे ब्रिजेस वहाँ पर बने हुए हैं, पहाड़ों के बीच में ब्रिजेस। इमेजिन करो कैसे बीच पहाड़ पर जो है वो पुल पर चढ़ना, कि जिसमें ऊपर आगे पीछे जो है वो कुछ भी ना हो, सिर्फ खाई और खाई। और दूसरे वहाँ पर एक कोने में जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग रहते हैं, जो मॉन्क कहते हैं ना, मॉन्क कहते हैं, साधु वहाँ पर कहते हैं। वो बुद्धिस्ट रिलीजन के मॉन्क वहाँ पर रहते थे, कि जो हमेशा जो है वो रेड कलर के, रेड और क्या कह सकते हैं जो ऑरेंज कलर होता, जो साधु संत पहनते हैं, वैसे रेड, ऑरेंज और येलो कलर के ड्रेसेस में देखने को मिलते हैं। तो ये कुर्ग सिटी भी अपनी कॉफ़ी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नेचर, अपने एटमॉस्फेयर के लिए बहुत फेमस है। अब जैसे कुर्ग के बारे में समझा ना, वैसे जो है वो तीसरा पार्ट आता है, वो आता है आसाम के बारे में। टी फ्रॉम आसाम। हमने पहले गोवा के बारे में समझा, गोवा के केक या तो गोवा के जो है वो ब्रेड, वहाँ के बेकर और वहाँ के ब्रेड बहुत फेमस हैं। दूसरा कुर्ग में जो है वो वहाँ की कॉफ़ी, और आसाम में टी, बराबर। अब ये जो एक हिस्सा दिया हुआ है ना, ये एक अलग से अब दिया हुआ है आपको पॉइंट। आसाम का जो ये हिस्सा दिया हुआ है कि इसमें जो है वो दो लोगों का, दो जो है वो फ्रेंड्स का कन्वर्सेशन है, दो फ्रेंड्स का कन्वर्सेशन है वहाँ पर, कि जिसमें जो है वो राजविल और प्रांजल ये दो लोग हैं जो आसाम की तरफ ट्रेन में जा रहे हैं, और दोनों बातचीत कर रहे हैं। कि जहाँ पर प्रांजल है ना, वो प्रांजल आसाम का ही रहने वाला लड़का है, प्रांजल आसाम का ही रहने वाला लड़का है, जबकि राजवीर जो है वो पहली बार यहाँ पर आसाम में आया है। कि प्रांजल के फादर की, प्रांजल जो लड़का है उसके फादर की यहाँ आसाम में टी फैक्ट्री है, चाय की फैक्ट्री है यहाँ पर। और राजवीर वो फैक्ट्री देखने के लिए आया है और पहली बार आसाम आया है। तो इसकी वजह से राजवीर के लिए जो है वो ये पूरी चीज़, ये पूरा आसाम वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। फर्स्ट टाइम वो देख रहा है तो फर्स्ट टाइम का एक्साइटमेंट होता है ना। जबकि प्रांजल तो वहीं पे ही रहता है, प्रांजल तो रहता ही आसाम में है। तो इसकी वजह से जो है वो आसाम उसके लिए नया नहीं है भाई, ये सब चीज़ें तो वो रोज़ देखता रहता है। तो कोई भी चीज़ रोज़ देखते रहो तो उसका एक तरह का एक्साइटमेंट चला जाता है ना, बराबर ना। तो यही कन्वर्जेशन, यही इन दोनों की बातें हैं, राजवीर और प्रांजल। राजवीर एक्साइटेड है कि वो सब कुछ नया देख रहा है, नई नई चीज़ें देख रहा है। और जबकि प्रांजल एकदम जो है वो डल बैठा हुआ है कि हाँ भाई उसके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं, ठीक है चलो भाई ये सब तो देखा हुआ है, बराबर ना। वो वहाँ आसाम की तरफ जा रहे थे जहाँ पर एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और बाहर के से वो चाय बेचने के लिए आते हैं, बराबर। दोनों जो है वो चाय पी रहे थे, तब चाय पीते हुए बातें कर रहे थे कि भाई जो है वो कितनी सारी चाय यहाँ पर बनती होगी। तब जो है वो बातें कर रहे थे कि रोज़ अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 800 मिलियन कप से भी जो है वो ज़्यादा चाय वो हमारे इंडिया में पी जाती है। रोज़ कितनी, कि भाई 800 मिलियन से भी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में पी जाती है रोज़ की। ये जब ट्रेन में जा रहे थे तो वहाँ आसाम की तरफ जब पहुँचे तो भाई वहाँ का बाहर का नेचर जो है वो देखा। अब आसाम कैसा है, आसाम भी जो है वो पहाड़ों के ऊपर आया हुआ छोटा सा शहर है, बराबर ना, छोटी सी प्लेस है आसाम जो है वो पहाड़ों के ऊपर आई हुई। और वहाँ पर भी जाओ ना तो दूर दूर तक जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाए ना सिर्फ माउंटेन्स दिखाई देंगे। और वो भी कोई जो है वो ड्राई माउंटेन्स नहीं, पूरे जो है वो हरे भरे माउंटेन्स, कि जहाँ पर या तो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए होंगे उन पहाड़ों पे, या तो फिर जो है क्या कह सकते हैं कि पूरे चाय के बगीचे होंगे। सबसे ज़्यादा वहाँ पर चाय के बगीचे हैं, टी प्लांटेशन जिसे कहते हैं, बराबर ना। आप ट्रेन में भी जाओ ना तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी आपको दिखाई देगी, बराबर। और वो ग्रीनरी भी ऐसी कि सिर्फ और सिर्फ आपको चाय के बगीचे ही दिखाई देंगे, दूर दूर तक एक ही जैसी प्लांटेशन आपको ट्रेन से भी दिखाई देती है। राजवीर ये सब देख रहा था और ये सब जो है वो बहुत ही एक्साइट होते हुए देख रहा था कि यार ये सब एकदम नई चीज़ें उसके लिए थी। लेकिन प्रांजल के लिए ये सब नया नहीं था, वो तो इसे रेगुलर ही देखता रहता था, वो तो यहीं पे ही रहता था। तो इसलिए प्रांजल के लिए वो नया नहीं था, वो तो चुपचाप ट्रेन में बैठकर जो है वो अपनी नॉवेल पढ़ रहा था, है ना, अपनी बुक पढ़ रहा था, उसे बाहर देखने में इंटरेस्ट नहीं था। जबकि राजवीर जो है वो बाहर देखे जा रहा था, बराबर। वो यहाँ पर पहुँचे थे आसाम में, आसाम जिसे जो है वो ये कैपिटल ऑफ टी कहा जाता है,
चाय का कैपिटल इसे कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चाय यहाँ पर बनती है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाय वो यहाँ पर है। जो टी प्लांटेशन या टी के गार्डन्स अगर कहो तो वो आसाम में है, बराबर। और ये दोनों जब बातें कर रहे थे ना, राजवीर और प्रांजल, तो इस बात पे पहुँचे कि यार चाय बनी कैसे पहली बार, बराबर ना, कि दुनिया में चाय पहली बार बनी कैसे और चाय का जो है वो ओरिजिन कैसे हुआ। तो वो एक दूसरे को बता रहे थे कि भाई इसके बारे में कोई फिक्स बात तो नहीं है कि चाय की शुरुआत कैसे हुई या चाय बनी कैसे, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी अलग अलग जो है वो स्टोरीज़ हैं इनके ऊपर, कि कोई कैसे कहता था, कोई कैसे कहता था। जैसे एक स्टोरी है, जो स्टोरी जो है वो चीन की मानी जाती है ना, एक चीनी स्टोरी है, जिसमें कहते थे कि पहले के टाइम में एक चीन के राजा थे जो हमेशा जब भी पानी पीते ना, तो पानी पीने से पहले जो है वो उसे हमेशा बॉईल करते थे। पानी पीने से पहले उसे हमेशा बॉईल करते थे, बराबर। कि एक दिन ऐसा था कि वो राजा जो है वो पानी बॉईल कर रहे थे, तब अचानक पास में जो है वो ये कुछ पत्तियाँ आकर, कैसे कुछ प्लांट की जो है वो पत्तियाँ आकर जो है वो उस पानी में गिर गई, बराबर, और वो भी उसके साथ बॉईल हो गई। अब वो जब बॉईल हुई ना तो उससे बहुत अच्छी सुगंध हुई, और राजा ने वो पानी पी कर देखा, वो पत्तियों वाला पानी पी कर देखा, तो वो राजा को बहुत पसंद आया। और तब से जो है वो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये चाय के पत्ते हैं भाई, ये पत्तियां जो है वो चाय की पत्तियां, और वहाँ से चाय बनना शुरू हुई, बराबर ना। तो एक स्टोरी ऐसे है कि भाई एक्सीडेंटली शायद चाय की शुरुआत हुई थी, बराबर। राजा जो है वो पानी उबाल रहे थे, तो पास में कोई पेड़ के पत्ते आकर जो है वो उसमें गिर गए, मतलब ये चाय की पत्तियाँ अचानक आकर उस पानी में गिर गई हवा से, बराबर। और राजा ने वो पानी पी कर देखा तो उसे बहुत पसंद आया, यहाँ से शायद जो है वो चाय की शुरुआत हुई थी, ऐसे माना जाता है। जबकि इंडिया में जो है वो एक ऐसी स्टोरी मानी जाती है कि भाई यहाँ पर जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन के एक मॉन्क थे, एक साधु माने जाते हैं, कि जब मेडिटेशन करते ना, जब ध्यान करते थे, उन साधु के बारे में ऐसे कहा जाता था कि जब वो ध्यान करते थे ना तो उन्हें अक्सर नींद आ जाती थी। वो ध्यान करते थे तो अक्सर उन्हें नींद आ जाती थी, मेडिटेशन करते वक्त, ध्यान करते वक्त। तो वो नींद न आ जाए ना, इसीलिए उन्होंने जो है वो मेडिटेशन करते वक्त अपनी आई लैशेस मतलब अपनी आँखों की पलकें जो कहते हैं उसे काट दी, बराबर ना, कि कहीं नींद ना आ जाए मेडिटेशन करते वक्त। तो उस साधु ने, उस मॉन्क ने जो है वो अपनी आँखों की पलकें काट ली, और कहते हैं कि भाई वो पलकें जहाँ पर ज़मीन पर गिरी ना, वो आई लैशेस जहाँ पर ज़मीन पर गिरी, वहाँ से जो है वो प्लांट तैयार होने लगे, और वो प्लांट वो टी के प्लांट कहलाते हैं। और इसलिए अक्सर जो है वो ऐसे माना जाता था कि भाई ये टी की जो है वो यूज़, ये चाय का यूज़ वो नींद को भगाने के लिए करते हैं, बराबर ना। उस मॉन्क ने भी, उस साधु ने भी इसका यूज़ जो है वो क्या कहते हैं, नींद को भगाने के लिए ही किया था, बराबर। तो इंडिया में एक ऐसी भी स्टोरी फेमस है ना, ठीक है ना। इसके अलावा चाय के बारे में एक ऐसी बात भी फेमस है कि चाय शायद जो है वो आज से 2700 ईयर्स पहले, 2700 BC में जैसे माना जाता है कि भाई उस वक्त जो है ये चाय की शुरुआत शायद चीन से ही हुई थी। इसकी वजह से ये जो हिंदी में वर्ड हम लोग कहते हैं ना चाय, उसमें डालने वाली चीनी, ये सब वर्ड जो है वो शायद चीन के ही शब्द हैं। तो इसलिए इन शब्दों पर से भी कोई मानते हैं कि चाय की शुरुआत जो है वो चीन में ही हुई होगी, और वहाँ से फिर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चाय जाती थी। वहाँ पर पहले के टाइम में चाय का यूज़, इसका यूज़ जो है वो पहले दवाई के रूप में होता था। चाय का यूज़ पहले कैसे किया जाता था, दवाई के रूप में जो है वो इसका यूज़ किया जाता था, बराबर। तो देखो अलग अलग कहानियाँ हैं ना, कोई कैसे कहता है, कोई कैसे कहता है, लेकिन कोई क्लियर नहीं है कि चाय की शुरुआत एक्चुअली हुई कैसे। अब ये दोनों ही, राजवीर और प्रांजल, ये दोनों ही बातें करते करते जो है वो फाइनली उस स्टेशन पर पहुंच गए। वहाँ से जो है वो गाड़ी में बैठकर दोनों जो है वो वहाँ पहुँच रहे थे कि जहाँ पर प्रांजल के फादर की फैक्ट्री थी, चाय की फैक्ट्री थी, वहाँ पर पहुँचे, बराबर। कि जहाँ पर भी वो रास्ते में जा रहे थे ना, तो वो हिल स्टेशन है, कैसे पहाड़ों का रास्ता, और वहाँ पर भी दूर दूर तक देखो तो सिर्फ टी प्लांटेशन, चाय के खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे, बराबर। कि जहाँ पर रोड के भी दोनों साइड पर सिर्फ और सिर्फ टी प्लांटेशन थी, कि जहाँ पर जो है वो वहाँ की वुमेन्स जो है वो अपनी पीठ पर एक टोकरी लेकर वहाँ पर चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी। आपको ये भी ध्यान होगा ना कि जो चाय की पत्तियों को तोड़ना वो भी एक अलग ही आर्ट है,
एक अलग ही जो है वो आर्ट माना जाता है। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता कि अगर चाय की पत्तियों को सही जगह पर और सही तरह से न तोड़ा जाए ना, तो वो चाय की पत्तियाँ कैसी हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ये भी जो है वो एक स्पेशल आर्ट माना जाता है। प्रांजल के फादर के पास पहुँचे तो प्रांजल के फादर ने राजवीर को जो है वो अपनी पूरी फैक्ट्री बताई कि किस तरह से वहाँ पर जो है वो चाय तैयार होती है। उन्होंने वहाँ पे चाय का बगीचा भी बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जनरली जो है वो मई से जुलाई तक जो है वो सबसे अच्छी चाय तैयार होती है। भाई ये टाइमिंग होता है कि जो चाय का टाइमिंग होता है, बराबर ना, इस वक्त सबसे अच्छे प्लांट से तैयार होते हैं, बराबर। इनके अलावा जो है उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पर जो प्लांट्स तैयार होते हैं तो उनमें से पत्तियाँ निकाल कर फिर फैक्ट्री में उन्हें जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई रिफ़ाइन किया जाता है, उन्हें सही तरह से बनाया जाता है। फिर कई जगह पर सीधी पत्तियाँ भेजी जाती है, तो कई जगह पर पत्तियों में से पाउडर बनाकर भेजा जाता है। अब लोग चाय पत्ती आपने देखी होगी ना, चाय पत्ती में कितनी बार जो है वो पत्तियों के टुकड़े होते हैं, है ना, पाउडर जैसा होता है, तो कोई वैसे भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसने, प्रांजल के फादर ने प्रांजल और राजवीर को ये इन्फॉर्मेशन दी, बराबर। तो देखो इस चैप्टर में हमने ये 3 प्लेसेस के बारे में आज समझा ना, गोवा के बारे में, कुर्ग के बारे में, आसाम के बारे में। तो ये चैप्टर आज जैसे हमने देखा, अब वैसे ही इंग्लिश के दूसरे चैप्टर्स, दूसरे पॉइंट्स वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।